पे हम लोग स्पेशली जो है भारत में स्थानीय जो है स्वायत्त आपका शासी संस्थाओं को देखने वाले हैं और ये जो है वायसराय को हम देख रहे हैं। वायसराय गवर्नर जनरल को देख रहे हैं यहाँ पे और इसके जो है 95 नंबर प्रश्नों तक मैंने करा दिया है। यहाँ पे हम 96 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करें 96 नंबर प्रश्नों से तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो कब की गई थी, किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। तो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल से। तो बताया जा रहा है कि 1880 में क्या होता है। 1880 में इंग्लैंड में आपका ग्लैडस्टन के जो है वो नेतृत्व में उत्तरदायी दल जो सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रतिनिधि का जो है वो इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार जो है इस तरह पर कि हमारा वहाँ रहना जो है भारतीयों के लिए हितकर है, तथा आपका साथ ही यह है कि भारतीय यह अनुभव करे कि वह यह हितकर है, ठीक है। इस दौरान रिपन को जो है वायसराय पद के लिए चुना गया था। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1822 ईस्वी था, ठीक है। ये प्रस्ताव 1882 में आया था, 22 नहीं, 1882 में, ठीक है। रिपन देश की जो है नगर पालिका को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हें इसे जो है वो देश की राजनीतिक आपका शिक्षा प्रारंभ होती है। इस प्रस्ताव की तरह जो है ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक आपके जिले में जो है उप विभाग, तालुका अथवा जो है तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में जो है वो नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। इन जो है वो स्थानीय संस्थाओं को आपका निश्चित कार्य तथा आपका आय के साधन दिए गए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि इल्बर्ट बिल जो है वो आपका विवाद किससे संबंधित है, तो स्पेशली आपका जो है वो ये है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ डिटेल सेक्शन को देखेंगे डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सर इल्बर्ट वाइस जो है वो पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी आपका 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट आपका बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का जो है वो आपका उद्देश्य था कि जाति भेद पर जो है वो आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं तुरंत समाप्त कर दी जाए और प्रत्येक भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर के वह विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना जो है कार्यकाल पूरा करने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। आपका जो है बताया जा रहा है 99 नंबर प्रश्न कि भारत में प्रेमेशी आपका शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ तक है कि आपका अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ 100 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि किसी आपका जो पदावधि में आपका महिलाओं तथा बच्चों की कारावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड रिपन को जो है ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे आपका अधिक उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। इन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं जो है 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कारावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा जो है वो महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 101 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार कीजिए और फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को आपका मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की जो है दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम लोग 101 नंबर से आगे देखते हैं दूसरे कथन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएम आपका लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आपका जो है आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। बिल्कुल सही है, सही पूछा गया है तो भी सही है। ये पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मानदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के जो है सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान आपका नहीं बनाया गया। अतः इस जो है वो अधिनियम से आपका मजदूर जो है सामान्यतः निराश थे। एनएम लोखंडे भारत में जो है मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे आपका न केवल हथकरघा एवं जो है कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसी पहल की। इसीलिए कथन 2 सत्य हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड रिपन के जो है कार्यकाल में प्रस्तुत आपका स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक जो है वो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे जो है प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय आपका जो है साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह आपका निश्चय किया जा सके किन किन जो है मदों काम जो व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो आम जो है व्यय जो है वो करना था, तो ये स्थानीय प्रशासन के मतलब हिस्से में सौंपा जा सके। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो है कार्नवालिस हो जाएगा। ये स्थानीय स्वशासन रिपन का है, तो ये लिटन नहीं हो सकता है। सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी का है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस का है, तो ये सही नहीं है। चलिए हम 104 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट से आपका सही उत्तर बताना है। तो क्लाइव है, एलिमेंटिक है, प्रेस पे प्रतिबंध हटाना, बंग जो है वो विभाजन आगे देखते हैं। यहाँ जो है 4 से आपका मेटकॉफ हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय हुआ था, तो 4 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सी डी ए बी हो जाएगा। चलिए यहाँ डायरेक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि अप एंड डाउन है तो मैच करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्लाइव ने जो है वो 1765 में आपका बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। मेंटी के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार था कि 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। और चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। और कर्जन के समय काल में जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बात करें मेटकॉफ ने क्या किया, तो प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, बंगाल विभाजन से संबंधित था। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बेंटिक जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है बंगाल में आपका दोहरा शासन लगाया था क्लाइव। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से। चलिए वन लाइन में मैंने बताने का कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, मिलान करना है लॉर्ड डलहौजी, तो ये बैबकत का सिद्धांत हो जाएगा। सती प्रथा पर निषेध किया तो आपका डी हो जाएगा सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर निषेध ए हो जाएगा। रिपन जो है स्वायत्त आपका शासन हो जाएगा। कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ए बी सी हो जाएगा। तो डी ए बी सी किसमें, तो ए सही हो जाएगा, ए सही हो गया। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि बैबकत का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 से जुड़ा। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों यथा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर विलय कर ली गई थी। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17 में आपका नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। तो 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गवर्नर जनरल और घटना से संबंधित है। तो ये जो है लॉर्ड एलम्बरो सिंध का विलय किया था। अस्थाई जो है बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस का है। अगर बात करें वेलेस्ली ने सहायक संधि और जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो
आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लॉर्ड एलम्बरो 1842 से 1844 ईस्वी का टाइम था और उसी के समय जो है वो 1843 में सिंध का विलय किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी जो है वो आपका प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण आपका नियुक्त किया गया था तथा 1871 में जो है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए जो है सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जो है वो जॉन मार्शल को इसका जो है वो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी, तो ये कर्जन हो जाएगा। अभी आपने देखा 199 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है वो स्थापना की थी, तो यहाँ पे आपने देखा कि कर्जन ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो सर्वेक्षण विभाग है, यह पुरातत्व सर्वेक्षण है। तो चलिए स्टार मार्क दिया हुआ, क्यों दिया हुआ डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का को बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल जो था अर्ल ऑफ मेयो था तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ आपका जो है लोक सेवा यानी CGPSC जो है छत्तीसगढ़ जो है पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हटा दिया। तो मेयो या अर्गिल होता तभी जो है वो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण आपका विभाग बनाया गया था, तो सही होता। ठीक है, तो इसलिए गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है स्मारक संरक्षण एक्ट किसे गवर्नर जनरल के काल में आपका जो है वो पारित हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन के भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। ठीक है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये स्पेशली जी के गोखले हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के जो है वो अपने वायसराय का कार्यकाल जो है वो 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना आपका मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंपीरियल कैडेट आपका कॉर्प्स की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने आपका वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य जो है वो देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आपका दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, हार्डिंग हो जाएगा, इरविन हो जाएगा। सही कालक्रम बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो 113 नंबर प्रश्नों का ए सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा, हार्डिंग के बाद तीसरे नंबर पे इरविन जो है लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये जो है 1930 के आसपास आते हैं, तो यहाँ ए सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का टाइम जो है वो आपका जो है वो 1899 से 1905 के आसपास का है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से 1916 और जो है वो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो चेम्सफोर्ड का टाइम जो है वो 1816 से 1821। उसके अलावा जो है लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आपका 1926 से 1931 तक का रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक जो है वो नया प्रांत आपका बनाया गया, तो ये भी सही हो जाएगा असैनिक प्रशासन में, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बात करें हम वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर के पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया आपका प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं से आपका भी बदलाव किया। ठीक है, किया था।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो स्पेशली लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के समय की गई थी, तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने आपका स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी आपका नीति अपनाई। इस नीति के ही जो है प्रतीक के रूप में 1905 में आपका बंगाल विभाजन किया गया। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा आपका जो है उत्पन्न करना नहीं था, जैसा आपका दावा किया था, बल्कि इसके दो आपका स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाना और दूसरा जो है नव जागृत आपका जो है वो बंगाल को चोट पहुंचाना। ठीक है, तो आपने देखा 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके जो है शांति प्रिय निधन के लिए जो है इसका सहायक बनूं। तो यह जो है वो लॉर्ड कर्जन का 1905। ठीक है, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेज शासक समझते थे कि आपका नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे जो है खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में जो है कर्जन ने ब्रिटिश से आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह जो है बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए जो है इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने आपका मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत में आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो 117 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इनमें से किस जो है वो गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पे लॉर्ड मिंटो को भारत का जो है वो आपका वायसराय नियुक्त किया गया। तो कर्जन के बाद मिंटो आता है। लॉर्ड मार्ले को जो भारत सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए जो है वो सुधारों को मार्लो मिंटो 1909 के नाम से जाना जाता है। जो 1909 में आया था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक जो है वो निर्वाचन तथा पृथक आपका जो है निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी में था। इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसरण हुआ। यहाँ 119 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो ये गलत है। कर्जन हिल्बर्ट बिल आपका रिपन सही हो जाएगा, तो सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या जो है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड रिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्रों को चेतावनी दे सकती थी तथा उससे जो है जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो आपका सरकार छापाखानों को भी जब्त कर सकती थी। ठीक है, अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को जो है विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे जो है वो आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत में ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य जो है अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध आपके मामले दर्ज किए गए। तीनों जो है वो तीनों सुमेलित हैं। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सुमेलित नहीं है? ठगी का जो है दमन, विलियम बेंटिक हो जाएगा। एल्बर्ट बिल जो है वो रिपन हो जाएगा, बिल्कुल सही। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। आपका जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा, डी जो है वो सही है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस किस काल में की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1910 का टाइम पीरियड हार्डिंग का ही था।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है भारत के जो है वो राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष आपको 1911 में जॉर्ज परचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो यहाँ जो है वो मिलान करना है आपका चूक 1 से चूक 2 मतलब आपका सूची 1 से सूची 2 तक। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका जो है वो चूक का सिद्धांत यानी हड़प जो है नीति स्पेशली किससे संबंधित था, तो ये लॉर्ड डलहौजी से था। 3 हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है कर्जन हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन जो है स्पेशली क्लाइव का हो जाएगा। सामाजिक सुधार बेंटिंग का हो जाएगा। 3 1 2 4 हो जाए। 3 1 2 4 जो है वो सी में सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूक का सिद्धांत हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे मिलान करना है तो यहाँ पे स्पेशली बात करें, चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि ये देखिए सूची 1 है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, गवर्नर जनरल और जो है वो सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए हम डायरेक्ट इसको कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत आपका कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत जो कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी। यहाँ वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स नहीं था विकल्प पे, तो इसका उत्तरवर्ती कांडवाली जो है वो क्रमानुसार उत्तर होगा। ठीक है, 1833 का एक्ट जो है वो डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, 1935 का एक्ट बेबल की नियुक्ति। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मिलान करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवध का विलय जो है स्पेशली आपका जो है वो कब हो जाएगा, 1856 में हो जाएगा। तो सी का 4 किस में, सभी में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। संबलपुर जो है वो क्या हो जाएगा कि संबलपुर जो है स्पेशली आपका 1849 में हो जाएगा, तो 2 होगा। सतारा जो है वो स्पेशली आपका जो 1828 में 48 में हो जाएगा। अवध 1856 में हो जाएगा। झांसी 1854 में हो जाएगा। तो 2 1 4 3 हो जाएगा, तो 2 1 4 3 बी में सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका संबलपुर जो आपका 1849 है ईस्वी में, सतारा 1848 ईस्वी में, अवध जो 1856 में, झांसी 1854 में हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है, सही तरीके से आपको कार्यक्रम अनुसार बताना है। तो पंजाब का विलय पहले हो गया था, फिर वर्मा का विलय होता है, सिक्किम का विलय और झांसी का विलय लास्ट में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 4 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि स्पेशली बात करें हम लोग जो है वो पंजाब का विलय तो आपने देख लिया है। ठीक है, तो चलिए पास में हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं एक बार से। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि 3 1 4 2। ठीक है, 3 पंजाब, फिर सिक्किम, 3 1 4 बर्मा आपका 3rd नंबर पे हो जाएगा, पहला ये, और सिक्किम दूसरे, झांसी आपका जो है लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो 2 लास्ट में हो जाएगा, आप देख सकते हैं दिया। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्किम का अगर बात करें तो सबसे पहले पंजाब देख सकते हैं कि 1849 में, उसके बाद जो है सिक्किम होता है, फिर आपका जो है बर्मा होता है 1853 में, और 1854 में झांसी होता है। तो पंजाब, सिक्किम, वर्मा और जो है झांसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखेंगे। 1850 में सिक्किम का आंशिक जो है वो क्षेत्र दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग का जो है वो ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था 1850 में। ठीक है, उसी समय भारत जो है वो आपका आंग्ल वर्मा युद्ध 1826 में आसाम, उसके अलावा मणिपुर, कछार, अराकान प्रांत आदि क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ। ठीक है, और आंग्ल बर्मा के युद्ध होता है तब।
द्वितीय आपका आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1853 में जो पेगू का विलय कर दिया गया था, ठीक है। और तृतीय आपका आंग्ल जो है वो बर्मा युद्ध जो है वो संपूर्ण बर्मा का विलय भारत में कर दिया गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों को कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए सिक्किम का आंशिक विलय 1850 में तथा बर्मा का पेगू विलय के अनुसार मानने पर जो सटीक 2 प्राप्त होंगे, 20 प्राप्त होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करने का जो है प्रारंभ हुआ, तो ये स्पेशली ई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो रिपन है, डॉक्टर रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, मेयो और डफरिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी आपका शासकों जमींदारा आदि को अपना विश्वास पात्र मानने के लिए उन्हें उपाधियां खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां जो थी राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली जो समकक्ष उपाधि जो खान बहादुर थी, ठीक है। 1859 से 1860 इन उपाधियों के लिए दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो डियर आज इतना ही था, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन पे जो है भारतीय प्रभाव को भी देख लेते हैं आज, और इसके प्रश्नों को हम लोग अगले सेक्शन में कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र आपका विकास नहीं हो सका। 1793 में ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का जो लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदारों के लिए जो है वो एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे जो है भूमि के लगान का जो है वो 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। अस्थायी जो है वो बंदोबस्त के अंतर्गत जो है वो जमींदारों छोटे भूमिपति यानी भद्र नवाब थे। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो छोटे जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे, ठीक है। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व प्रणाली या वसूली हेतु लागू की गई दूसरी आपका व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। तो आपका इस जो है व्यवस्था के अंतर जो है वो जन्मदाता की बात करें तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, ठीक है। सब पता है में से तमिलनाडु के 12 महल आपका जिले में लागू किया गया था। बाद में बताया जा रहा है कि तत्पश्चात यह आपका व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत जो है रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी आपका अधिकार दिए गए थे, और प्रत्यक्ष रूप से ये जो है वो प्रत्यक्ष रूप से या जो है सीधे अथवा जो व्यक्तिगत रूप से वे जो है स्वयं सरकार को भू राजस्व का आपका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। इस व्यवस्था ने जो है वो आपका कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुछ जो है ब्रिटिश भारत के आपका भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की जो है वो वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी, ठीक है। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व जो है वो आपका व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि जो है प्रत्येक ग्राम अथवा महल को के साथ स्थापित की जाती थी। तो महल क्या होता था, जागीर का एक भाग होता था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता है तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था, और यह जो है ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी शामलात तथा आपका अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुछ जो है ब्रिटिश आपका भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक जो है वो शासनकाल में भारत आपका सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जेस से तात्पर्य आपका इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था, ठीक है। इसमें जो है वो शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण,
एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर आपका दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्रियों की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष आपका 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों के लिए दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर आपका हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि आपका गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ठीक है, भारत के बाहर हुए युद्ध को वो लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश आपका काल में वो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर आपका नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल आपका नहीं लगता था, जबकि भारत का निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। ठीक है, इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑनर द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपना अपवाद सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, तो प्रतिपादन किया था। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पे बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल आपका राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से आपका बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उसी समय वो कांग्रेस ने आपका घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वो वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। ठीक है, बाहर जाना धन का। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में अंग्रेज सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। ठीक है, अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण आपका सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी इकोनॉमिक वो ड्रेन थ्योरी पे आपका दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने वो अंग्रेजी राज्य के शोषक वो नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है। ठीक है, जिसके कारण भारत आपका निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपना ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी का टाइम पीरियड 1825 से 1917 रही है। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका वो कार्य आपका भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में वो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वे पहले भारतीय थे। यहाँ प्रश्नों को अगले सेक्शन में देखेंगे दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को अगर कोई आइडिया देना, सुझाव देना तो मैं उसको ज़रूर अमल करूँगी। तो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।